आज के जमाने में जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो हार्डली कोई कपल ऐसा होगा जिसको इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद बच्चा नहीं होगा। कितनी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, शादी को 7 साल हो गए, 6 साल तक बच्चा प्लान नहीं किया, अभी 36 साल पे हैं और अब देखा तो AMH तो 0.2, 0.1 अंडे ही खत्म। अब प्रियंका चोपड़ा ने 40 साल पे बच्चा कैसे पैदा किया? क्योंकि 32 साल पे एग फ्रीज करा लिए। डायना हेडन ने इतना लेट एज में जाके बच्चा कैसे पैदा किया? या फराह खान, शी इज वेरी ओपन अबाउट इट दैट शी हैज डन IVF, शी हैज गॉट ट्रिपलेट्स आउट ऑफ IVF। उन्होंने 3 इकट्ठे क्यों किए? सुना है जितनी ज्यादा प्रेगनेंसी में बच्चे ज्यादा हो उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है वगैरह वगैरह। वेरी ट्रू। और एट दैट एज। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो कि इंडिया को परेशान करके रखी हुई है पिछले कुछ टाइम से। कई लोग एज में सही है, कई लोग हेल्दी भी है, जिम जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, फिर भी कंसीविंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है इसके पीछे का इशू? आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो हमको बताने वाले हैं। So hi, Sahil, thank you so much for inviting me for your wonderful podcast. And I'm Dr. Rashmi Sharma from Origin Fertility and IVF. We are based at Delhi at 3 locations in Pitampura, Southex and Vikaspuri. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से। क्या रीजन है इनफर्टिलिटी का? निसंतानता या इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा अभिशाप है। कारणों की अगर हम बात करें तो 40% केसेस में फीमेल का कारण है, 40% केसेस में मेल्स का कारण है। इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? एंड 15 to 20% पेशेंट ऐसे होंगे जहां दुनिया भर के सारे टेस्ट नॉर्मल होंगे फिर भी हमें कोई कारण नहीं मिलेगा। सो दिस इज फॉर अ कपल। कोई दंपति हमारे पास आया तो हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है कि हमें मेल फैक्टर्स ढूंढने हैं, हमें फीमेल फैक्टर्स ढूंढने हैं, और कई बार सब कुछ करके भी हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी जो कि अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। जहां दुनिया भर के सब टेस्ट नॉर्मल है फिर भी 10-10 साल 20-20 साल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। किसी भी एक कपल में ये कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। तो मैं एक एक करके चलता हूँ। फीमेल्स में मेजरली क्या रीजन देखे जाते हैं जो इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है? देखिए, फीमेल या मेल दोनों में ही हमें पहले रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट समझना पड़ेगा। फीमेल में क्या क्या कारण हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्रस। बहुत से लोग हो सकते हैं जहां यूट्रस की ही प्रॉब्लम है, यूट्रस जन्म से बना ही नहीं, यूट्रस में कोई विकार है जो जन्म से ही, आधे यूट्रस हैं, डबल यूट्रस हैं, यूट्रस अंदर से खराब हो चुका है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जिनकी सर्जरीज हो सकती हैं। देन इसके बाद बारी आती है तो यूट्रस के दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स जिसमें कि बच्चा बनता है, राइट? वो ट्यूब बाल के बराबर की होती है, वो कभी कभी ब्लॉक हो सकती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है खासतौर से हिंदुस्तान में, इंडिया में, बिकॉज इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। तो ट्यूब ब्लॉक्स हो सकती हैं। देन ओवरीज, ओवरी में अंडा बनता है, राइट? तो बहुत बार ओवरी फेलियर हो सकता है कि ओवरी में अंडे हैं ही नहीं, अंडे खत्म हैं, या उसका रिवर्स बिल्कुल PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जहां जरूरत से ज्यादा अंडे होते हैं बट मैच्योर एग भी नहीं हो रहा होता। सो एग का फैक्टर हो सकता है, नलियां बंद हो सकती हैं, यूट्रस का फैक्टर हो सकता है, और कई बार जो ब्रेन से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इस सारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आप देखिए, 8 साल की बच्ची के अंदर भी पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसको प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे ब्रेन ने एक्टिवेट नहीं किया, राइट? प्यूबर्टी के समय हमारे ब्रेन से सिग्नल रिलीज होता है, FSH, NLH, वो आके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मोशन में डालते हैं। दे मे बी सम वुमेन जहां ब्रेन से वो सिग्नल ही नहीं आया, सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन द ब्रेन। सो इनको बारी बारी से सिस्टमैटिकली एनालाइज किया जाता है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अभी आपने 4 प्रॉब्लम्स बताई, चारों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब क्या हर एक के लिए सर्जरी होती है या फिर कुछ इनक्योरेबल टाइप्स भी है? यूट्रस से स्टार्ट करते हैं। तो यूट्रस में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। थैंक्स टू द एडवांसेस इन फिजिक्स, कि हमारे पास इस तरह के कैमराज आ गए हैं जिसमें कि हम अंदर जाके झांक के देख सकते हैं, हम यूट्रस के अंदर झांक के देख सकते हैं। लाइट, कोल्ड लाइट्स होती है जो अंदर बर्न नहीं करेंगी। तो बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी है। बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाली, अंदर से बच्चेदानी को देख लिया कि बच्चेदानी कैसी है, विच इज हिस्ट्रोस्कोपी, विच इज अ फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी, राइट? तो उसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कॉज, फाइब्रॉइड्स हैं, वो ऑपरेट करने की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन्फेक्शंस हैं, ट्रीट किए जा सकते हैं। जन्म से ही बच्चेदानी नहीं बनी, उसका कोई उपाय फिलहाल उस लेडी के लिए नहीं है, सरोगेसी की जा सकती है। एक यूट्रस ट्रांसप्लांट भी है जिसमें हम किसी और लेडी का यूट्रस लेके उस लेडी में लगा सकते हैं। दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा हो चुके हैं, इनफैक्ट हिंदुस्तान में भी पैदा हो चुका है। बट देन इट्स अ ह्यूज थिंग। यूट्रस ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा चीज है, उसको एक जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते आते टाइम लगेगा। सो ये बात यूट्रस की रही। ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड है तो बेस्ट उपाय होता है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी।
मुझे अपना एमडी करते हुए का जमाना याद है जब हमारे पास आईवीएफ नहीं होता था और जिनकी नलियां बंद हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं होता था। माइक्रो सर्जरी हम बैठ के कर रहे होते थे, पेट खोल के बड़ा सा बाल के बराबर की ट्यूब है, उसको हम छोटे छोटे प्लास्टिक सर्जरी के सूचर से सिल रहे होते थे और होप करते थे कि वो जो बाल के बराबर ट्यूब है वो खुल गई होगी। तो वो जमाना था ट्यूबल सर्जरीज का, है ना, विच इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 20 से 25 साल पहले। उसके बाद भी सक्सेस होता था, नहीं होता था। पर आज की डेट में जब से ये चमत्कार आया है, मिरेकल ऑफ साइंस आईवीएफ, जिसमें कि हम बच्चा बाहर बना सकते हैं, शरीर में जो काम नली करती है वो हम बाहर लैब में कर सकते हैं। तो आईवीएफ ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी नलियां बंद हैं एक वरदान की तरह साबित हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जो पहला आईवीएफ हुआ दुनिया में, जो लुइस ब्राउन पैदा हुई लड़की 1978 में, उसकी मदर की नलियां ही दोनों बंद थी। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा अच्छा चलो ऐसा खाना पीना बनाते हैं। एग हमने निकाल लिया। उस समय एग अल्ट्रासाउंड से नहीं निकलते थे बिकॉज अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी ही इतनी एडवांस नहीं थी। पेट में दूरबीन डाल के लैप्रोस्कोपी के थ्रू एग निकाल के हस्बैंड का स्पर्म लेके बच्चा बाहर बनाया। वो ट्यूब की सारी स्टडी की गई कि बच्चा क्या खाता पीता है। वो बच्चा बाहर डेवलप हुआ और उस बच्चे को डाला एंड वो लग गया एंड दुनिया में एक क्रांति आ गई। बच्चा बाहर कैसे बनाया है, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करो। इसके लिए पहले एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, हर महीने हर लेडी का एक एग बनना शुरू होता है, जो लगभग पीरियड के सेकंड थर्ड से शुरू होता है और धीरे 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 वो एग बढ़ के 18 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर पहुंच जाता है। एग नहीं, हम उसको फॉलिकल बोलेंगे, पानी का भरा हुआ गुब्बारा जिसके अंदर एक छोटा सा एग होता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक एग होता है। अब वो गुब्बारा फटता है अराउंड 13-14 डे ऑफ द पीरियड। वो एग जो माइक्रोस्कोपिक एग है वो ट्यूब में चला जाता है और स्पर्म जो होते हैं जो वेजाइना में डिपॉजिट हुए अराउंड दैट टाइम फॉलोइंग नेचुरल इंटरकोर्स, वो स्पर्म हजारों किलोमीटर की जर्नी करते हुए फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स टू यूट्रस टू ट्यूब में पहुंचता है और एग और स्पर्म ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं। एक कमाल की बात यह है कि एग एक है, लेकिन उसको फर्टिलाइज करने के लिए आपको करोड़ों की संख्या में स्पर्म चाहिए, करोड़, और उनमें से कोई एक स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज करेगा और जैसे ही वो फर्टिलाइज किया एग और स्पर्म डीएनए मिला, बाकी सब स्पर्म्स के लिए वो एग शेल बंद हो जाएगा। राइट, फर्टिलाइज हो गया, वो ट्यूब में हुआ। अब उस ट्यूब के अंदर वो डिवाइड होना शुरू हो गया, दैट इज जाइगोट। उसके अंदर लाइफ आ गई, वो 2 सेल 4 सेल 8 सेल बढ़ता जाएगा। तो उसको कुछ खाना पीना भी चाहिए, नेचुरली दे आर डिवाइडिंग सेल, दे आर लाइफ सेल्स। तो खाना पीना कौन दे रहा है? खाना पीना दे रही है नली, वो ट्यूब। और जब वो बढ़ रहा है 5वें दिन तक बढ़ता ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाएगा और साथ साथ नली में लुढ़कता भी चला जाएगा। लुढ़क के वो यूट्रस के अंदर ड्रॉप करेगा ऑन 5th डे विच इज ब्लास्टोसिस्ट। और फिर वो जो अंडे के अंदर बच्चा पल रहा है वो अंडा फट जाएगा और उस अंडे में से वो बेबी हैच हो जाएगा, जैसे एक मुर्गी का अंडा हैच होता है। ये कितने टाइम बाद होता है? अराउंड 5th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और फिर वो जब बच्चा हैच हो गया वो बेबी यूट्रस की परत में लग जाएगा। दिस इज हाउ प्रेगनेंसी हैपेंस, नेचुरल प्रेगनेंसी। तो अगर किसी की फेलोपियन ट्यूब ही खराब है ही नहीं, तो एग और स्पर्म मिल नहीं सकते, या खुली तो है बट हेल्दी नहीं है, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, तो भी वो बच्चा पनप ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने ये करा कि ट्यूब में क्या खाना पीना होता है, क्या चीजें होती हैं, तो वो कंडीशन लैब में क्रिएट कर ली आर्टिफिशियल। ठीक है, एग्जैक्टली जो बॉडी में होता है इन वीवो, हम उसे बोलते हैं इन वीवो, जो बॉडी में है उसका रेप्लिका बना लिया लैब में, राइट, विच इज इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। हमने आउटसाइड द बॉडी एग और स्पर्म को उन्हीं कंडीशंस में फर्टिलाइज कर लिया। ठीक है, That's how this term has come. In vitro fertilization, IVF, right? In vitro में outside the body, you are meeting the sperm and eggs. That is in vitro. ठीक है। और पहली बार जब किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, लुइस ब्राउन के जो जनक थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब में किया था, राइट। आजकल हम डिशेस में करते हैं, आजकल हम प्लेट्स में करते हैं, तो उन्होंने उस समय पे टेस्ट ट्यूब में किया था, तो इसलिए इसको दूसरा नाम बोलता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, कि हमने टेस्ट ट्यूब में उसको बनाया। तो उसके बाद में वो 5 दिन तक हम वेट करते हैं पेट्री डिश के अंदर, उसके बाद फिर यूट्रस में डाला जाता है। 3 to 5 days, कभी कभी 3rd डे का भी डाल सकते हैं, कभी कभी 4th डे का भी, कभी कभी 5th डे का भी। ठीक है, 5th डे के बियॉन्ड नहीं रख सकते क्योंकि अभी तक आर्टिफिशियल यूट्रस तैयार नहीं हुआ है। चल रहा है इसमें बहुत काम। कंगारू बेबी, अगर आपने ये वर्ड सुना हो, इनफैक्ट शायद जापान में थोड़ी सफलता मिल गई है, शायद कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम पूरा बच्चा ही बना के लैब में 9 महीने का बच्चा बना के हाथ में दे दें, जब शायद यूट्रस की जरूरत ही ना पड़े, राइट। उस पर देयर इज लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, बट
अभी नहीं, अभी तो हमें यूट्रस में ही डालना मजबूरी है। ठीक है, आईवीएफ को लेके मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आगे लेता हूँ, पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब ट्यूब्स के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने बताई थी? ओवरीज, ठीक है, अंडेदानी। सबसे कॉमन समस्या है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 1/3 पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज की जीन है, लेकिन हमारी दादियों और नानियों के जमाने में हमने पीसीओडी का वर्ड भी नहीं सुन रखा था। बट आजकल जब हम देखते हैं तो हर तीसरी लड़की या हर तीसरा पेशेंट हमारे पास पीसीओडी का है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज की जीन हमने इनहेरिट की है। जब तक हम पतले दुबले थे हम ठीक थे, जैसे ही हमारी ओबेसिटी ऐड हुई, जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, पीसीओडी मैनिफेस्ट हो गया। तो उसमें एग नहीं बन रहे होते हैं, पीरियड बहुत डिलेड हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, एक्ने होने लगता है, हेयर ग्रोथ आने लगती है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जहां उनको फिर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जहां हम एग बनाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से। और कुछ कंडीशन होती है जहां समय से पहले एग खत्म हो जाता है। ओवेरियन फेलियर जैसे एक बड़ा, मैं कहूंगी भगवान जी ने एक और जो जेंडर मिसमैच किया है, वो ये किया है कि मेल्स को स्पर्म प्रोडक्शन लाइफ लॉन्ग दे दिया है। लाइफ लॉन्ग, हर 3 महीने में, हर 90 दिन में स्पर्म बन के तैयार हो रहे हैं, चाहे 90 साल तक भी हो। तो बच्चा मतलब वो चाहे 80 साल पे पैदा कर ले, राइट? आपने सुना होगा शेख और बट विमेन आर बोर्न विद वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स एंड विच इज डिसाइडेड बाय बर्थ। जन्म पे जितने अंडों के साथ कोई लड़की पैदा हुई, वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं बनने, और उन्हीं में से वो अंडे निकल के उसकी रिप्रोडक्टिव एज तक रहते हैं, विच फिनिशेस अराउंड 40, 50, 45, राइट? और उसके बाद मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज किस लिए होता है? इसीलिए होता है क्योंकि अंडेदानी में अंडे खत्म हो गए, राइट? तो अंडे ही खत्म हो गए तो बच्चा कैसे होगा? एंड देयर मे बी सम वुमेन जहां समय से पहले वो अंडे खत्म हो गए। ये पता कैसे लगेगा? उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना? सब कुछ तो हम गूगल से नहीं सीख पाएंगे, बट हाँ उसके टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हमें दिख जाएंगे अंडे कितने हैं। जैसे एक बहुत फैंटास्टिक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो अभी बड़ा नया सा टेस्ट है, बट वो हमें काफी हद तक बता देते हैं भाई इस लड़की के अंडे कम है, इस लेडी के अंडे कम है, इनको जल्दी करना चाहिए, इनकी रिप्रोडक्टिव एज कम है। दैट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ फर्टिलिटी टेस्ट, कि अगर किसी की शादी हुई और वो सोच रहा है कि भाई मैं 5 साल बाद बच्चा पैदा करूंगा, तो हमारा सजेशन होता है भाई AMH कर लो। कितनी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, शादी को 7 साल हो गए, 6 साल तक बच्चा प्लान नहीं किया, अभी 36 साल पे हैं, और अब देखा तो AMH तो 0.2, 0.1, अंडे ही खत्म। और फिर जो डेस्परेशन आता है, सो इट्स अ सिंपल फर्टिलिटी टेस्ट व्हिच आई थिंक एवरी गर्ल शुड डू टू नो कि भाई कितना रिप्रोडक्टिव एज है। और कितना एक्सपेंसिव? अनलिमिटेड नहीं है। AMH इज हार्डली 1800 रुपीज आई गेस। ओके, 1500 से 2000 रुपए का टेस्ट है, और वो हमें बता देता है कि भाई आप बच्चा डिले करना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। आपने एक और एग की बात बोली थी कि कभी कर हम एग बाहर भी बनाते हैं। बाहर कैसे बनाते हैं? एग बाहर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई कि किसी के एग खत्म हो गए तो हमने एग बाहर जनरेट कर दिए थ्रू स्टेम सेल्स। नो, ना हम स्पर्म बना सकते हैं, राइट? वर्क चल रहा है, बहुत वर्क चल रहा है साइंटिफिकली। वो भी एक जमाना होगा जब हम स्किन की सेल ली और हमने एग बना दिया, या हमने स्किन की सेल ली जिस मेल के स्पर्म नहीं, हमने स्पर्म क्रिएट कर दिए। अभी नहीं है। अभी इट इज एग्जैक्टली लाइक कि अगर जैसे किसी का लिवर खराब हो गया तो क्या होगा, हम लिवर पैदा नहीं कर सकते, हम उगा नहीं सकते लिवर, राइट? किडनी खराब हो गई, हम किडनी उगा नहीं सकते स्टेम सेल के थ्रू। वर्क चल रहा है पर अभी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है? लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। सेम, अगर एग खत्म हो गए तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एग नए पैदा कर सके, हमें एग डोनर लेने पड़ेंगे। डोनर का एग लेना पड़ेगा, या स्पर्म नहीं है तो हम पैदा नहीं कर सकते, हमें स्पर्म डोनर लेना पड़ेगा। तो जैसे डोनर होगा तो जेनेटिक्स उस बंदे के आएंगे, या क्योंकि DNA उसका है, जेनेटिक्स उस बंदे के आएंगे। ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप। सो यूट्रस हो गया, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज के डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रॉब्लम है वो हो सकता है। देन ब्रेन से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो FSH और LH जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, वो भी वैज्ञानिकों की बहुत मेहनत की वजह से हमें आर्टिफिशियली हम बाहर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो उनके इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द डिसीज इट कैन बी ट्रीटेड। सो आई वुड से आज के जमाने में जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो हार्डली कोई कपल ऐसा होगा जिसको इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद बच्चा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, एक फीमेल है जिसके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, या फिर
वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रही है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो अभी बच्चा कर पाए, कोई भी सिचुएशन है, अब वो टेस्ट कराती है, उसको पता लगता है उसके एग्स खत्म हो रहे हैं, अब क्या करे? देखिए, एक खत्म हो गए तब तो कुछ नहीं कर सकते। हो रहे हैं मतलब वो हाँ, शी इज इन द ट्रांजिशन, दैट मींस शी हैज लेस एग्स, तो उसको एग फ्रीज कर लेने चाहिए। एग फ्रीजिंग। अब प्रियंका चोपड़ा ने 40 साल पे बच्चा कैसे पैदा किया? क्योंकि 32 साल पे एग फ्रीज करा लिया है। डायना हेडन ने इतना लेट एज में जाके बच्चा कैसे पैदा किया? क्योंकि समय रहते अपने एग फ्रीज करा लिए व्हेन दे वर यंग। एंड वी शुड बी रियली थैंकफुल टू दीज सेलिब्रिटीज। या फराह खान, you know, she's very open about it, that she has done IVF. You know, she's got triplets out of IVF. Yeah, Ambani's daughter, you know, she's got twins through IVF. So we should be thankful to these celebrities that they have come out and they have declared, and it's kind of creating awareness in the society कि IVF ऐसे मिथ नहीं है, और जहां जरूरत हो वहां अंडे फ्रीज कर लो। You can freeze your biological clock. हम एग निकाल सकते हैं, हम फ्रीज करके रख सकते हैं। एक बार फ्रीज कर दिए जो है 50 साल फ्रीज करके रखो, राइट? एंड देन व्हेनेवर यू हैव टाइम, एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू बैंक अपॉन। कॉस्टली कितना होता है ये प्रोसेस? सो इट डिपेंड्स, राइट? इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो आई वुड से इट्स अराउंड 1 to 2 lakh, एनीथिंग बिटवीन 1 to 2 lakh रुपीज इन आवर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद जब उसको यूटिलाइज करना हो तो कर सकते हो, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीज कराया है तो 5 साल की वैलिडिटी है या 8 साल की वैलिडिटी है? तो एक रिन्यूअल कॉस्ट लगेगी। अच्छा, ओके। बिकॉज जहां पे भी वो फ्रीज हो रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि फ्रीजर है और उसमें बस रख दिया और भूल गए, नो, है ना? देयर इज अ ह्यूमन लाइफ देयर। वहां पे एक प्रॉपर लिक्विड नाइट्रोजन है विच इज बीइंग टॉप्ड अप, तो एक हॉस्पिटल की रनिंग कॉस्ट लग रही है, सेंटर की। सो देयर इज सम रिन्यूअल कॉस्ट इन्वॉल्व जो कि ईयरली कॉस्ट है। बट हाँ, एक बार जो चीज लिक्विड नाइट्रोजन में चली गई -196 डिग्री पे, राइट, उसके बाद चाहे आप उसको 1000 साल बाद निकालो, जैसे एंटार्क्टिका में किसी को दबा दिया, मैमथ का निकला ना, मैमथ का शरीर एकदम प्रिजर्व्ड। इट्स एग्जैक्टली द सेम टेक्नोलॉजी। इट्स लाइक सीरियसली मिरेकल ऑफ साइंस कि आप एक जिंदा चीज है, वो जिंदा चीज को आपने सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया -196 डिग्री पे। देयर इज अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वड इन दैट, ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ स्किल्स इन्वॉल्वड इन दैट, बट जब आप उसको बाहर निकालोगे वो बिल्कुल सही निकलेगा, चाहे आप 10 साल बाद निकालो। और कोई भी मदर कंसीव किसी भी एज में कर सकती है अगर उसके पास एग हो तो, मतलब एग्स खत्म हो गए, मान लो किसी के 30 साल की उम्र में, 45 की उम्र में उसने सोचा कि करते हैं, वो प्रेग्नेंट हुई, आईवीएफ के थ्रू हुई, अब क्या बॉडी झेल पाएगी इसको? साइंटिफिकली यस, एनीबडी कैन कंसीव एट एनी एज। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अमृतसर में एक सिख कपल के 74-year-old लेडी का बेबी पैदा करा दिया, विच वॉज रॉन्ग, एथिकली वेरी वेरी रॉन्ग। सेम वे हरियाणा में लॉन्ग बैक 64 years पे एक लेडी का बेबी पैदा करा दिया। यूट्रस की कोई उम्र नहीं होती, उम्र अंडों की होती है। अंडे फ्रीज कर रखे हैं, चाहे अपने चाहे डोनर, आप किसी भी एज में बच्चा पैदा करा सकते हो। एथिकली नहीं कराना चाहिए, लीगली अब हमारे देश में थैंकफुली कानून ले आया सरकार, ART एक्ट, जो दिसंबर 2021 में लागू हो गया। And I would say it's like a wonderful step which has regulated all this. अब आप 50 years के beyond नहीं कर सकते। साइंटिफिकली हम कर सकते हैं, हम चाहे 60 साल पे बच्चा पैदा करा सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अभी yesterday only there was a patient 57 years पे who had lost her son. But no, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम बच्चा पैदा करा दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम करा दें, क्योंकि आपको उस बच्चे का भी सोचना है। आप 57 साल में बच्चा पैदा करा रहे हो, किसी का बच्चे का क्या वो था, क्या गुनाह था? तो बॉडी न्यूट्रिशन नहीं दे पाती ज्यादा एज के अंदर, ये क्या इशू है? या मतलब विद एज, भाई आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगर बात करें तो इंडिया में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? 74 years फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स आई थिंक अराउंड 70-71। तो बच्चा सिर्फ पैदा करने का काम है या बच्चे को पालना भी है? ये भी तक सोचने वाली बात है। जिन्होंने 74 साल पे बच्चा कर दिया, तो अगर वो 1 साल बाद ही चले गए तो बच्चा तो अनाथ हो गया। तो पहली बात तो ये मॉरल ग्राउंड और एथिकल ग्राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ये नहीं कि हम कर सकते हैं तो डॉक्टर ने भी कर दिया और पेशेंट ने भी कर दिया, नो, दैट्स मॉरली एथिकली रॉन्ग। सेकंड, यस, विद इंक्रीजिंग एज आपकी हर तरह की मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है, तो नेचुरली द प्रेगनेंसी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप अगर 50 years के बियॉन्ड किसी लेडी में डाल रहे हो तो उसके प्रेगनेंसी में मोर्टेलिटी होने की, उसकी बहुत मॉर्बिडिटी होने के चांसेस आर वेरी हाई। तो दोनों ही तरीके से सरकार ने जो ये कदम उठाया है कि एक लीगल लिमिट लगा दिया है 50 years की, दैट इज वेरी करेक्ट। इसीलिए आपको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, जैसे आपने वो केस सुना सिद्धू मूसा वाला, 58 years पे बच्चा पैदा करा दिया गया। क्यों उस पर बवाल चल रहा है? बिकॉज एज पर द इंडियन एक्ट
हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से वो इलीगल है। आप 50 साल लेडी की उम्र, 55 साल हस्बैंड की उम्र, उसके ऊपर एक दिन भी ऊपर है, आप आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से बच्चा पैदा नहीं करा सकते, नहीं कराना चाहिए। और क्या सैरोगेसी करा सकते हैं? नहीं, सरोगेसी भी तो बच्चा पैदा करना हुआ ना। हाँ। तो नहीं, उन्होंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों निर्धारित कर दिया है। अब जैसे 20 साल की लड़की कल मेरे पास आ गई, राइट, मैं नहीं कर सकती क्योंकि लीगल लिमिट 21 साल है। मैं इलाज 21 साल के बियॉन्ड ही कर सकते हो, 21 से 50। तो 21 साल के बच्चों के भी इश्यूज आ रहे हैं? नलिया तो कभी भी किसी की भी बंद हो सकती है, पर एग्स तो बड़े हैं। एग्स हो भी सकते हैं, नहीं पता, देयर आर मेनी इश्यूज जो यंग बच्चों में भी हो सकते हैं। जैसे स्पर्म 0 है तो वो तो 18 साल पे भी हो सकते हैं। अच्छा। सो वी गेट टू सी पेशेंट इन एवरी रेंज। हमारे पास 20 साल के लोग भी आएंगे, 18 साल पे भी आएंगे, और हमारे पास 55, 57, 60 साल पे भी आएंगे, क्योंकि वो इच्छा खत्म नहीं होती बच्चे की। आप समझ रहे हो? तो क्या अब फीमेल्स की बात होगी, मेल्स में भी क्या क्या इश्यूज आ सकते सो मेल में 2 तरह से उसको डाइवर्ट करके देखना पड़ेगा। वन इज इश्यूज रिलेटेड टू स्पॉन्स, जिनसे, जो कि जर्म सेल्स है, जिनसे बच्चा पैदा होता है, जो कि एक डीएनए कैरियर है। बेसिकली स्पर्म इज जस्ट अ डीएनए कुरियर। एक हाईली स्पर्म के हेड में हाईली कॉइल्ड होकर डीएनए पैक हो जाता है मेल का, एंड वो एक कुरियर की तरह काम करता है जो उसको एग को डिलीवर करना है, राइट। तो एक इश्यूज हो सकते हैं स्पर्म से रिलेटेड, दूसरे इश्यूज हो सकता है सेक्सुअल। सो दीज 2 थिंग्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, राइट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देयर आर मेनी मेन, एक मिथ है या हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत है कि हस्बैंड टेस्ट नहीं करा के देते, या हस्बैंड के घर वाले टेस्ट नहीं करा के देते। जी ये तो ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको हमें बहुत, मतलब मैं तो खैर खासतौर से बहुत एग्रेसिवली मुझे बोलना पड़ता है कि जब तक मेरे हाथ में स्पर्म की रिपोर्ट नहीं होगी मैं आगे इलाज नहीं करूंगी, बिकॉज 40% लाइक इक्वल कंट्रीब्यूशन इनफर्टिलिटी में मेल का है। और एक छोटा सा टेस्ट है, जाके एक स्पर्म टेस्ट ही तो कराना है भाई, कराया हो जाके, कौन सी ऐसी बड़ी आफत है कि 600 रुपए का टेस्ट है हार्डली, राइट। और आपका तो नीडल भी नहीं लगनी, प्रिक भी नहीं होना, मतलब कोई कष्ट भी नहीं है। पर मिथ्स इतने हैं ना समाज में, हमें बहुत कन्विंस करना पड़ता है, और कभी कभी बड़ा दुख भी लगता है। सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आना चाहिए कि भाई मेल्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इनफर्टिलिटी के लिए, और जाके एक सिंपल सा स्पर्म टेस्ट करा लो। बाकी दूसरे सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, दोनों अनरिलेटेड हैं। दे मे बी कपल्स जहाँ एक भी सेक्सुअल इशू नहीं है, दे आर लिविंग अ वेरी satisfying marital life. Still, when you do the testing, sperms are 0, and it comes as a shocking thing to them कि मेरे कैसे 0 हो सकते हैं, मैंने तो कभी अल्कोहल नहीं लिया, मैंने तो कभी स्मोकिंग नहीं करी, मैं तो, मेरा लाइफस्टाइल तो इतना अच्छा है, राइट। एंड दूसरा भी होता है कि दे मे बी पेशेंट्स हु हैव नॉट कंसुमेटेड देयर मैरिज, जिनका कभी कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, या बहुत प्रॉब्लम्स है, इरेक्शन प्रॉब्लम्स, इजैकुलेशन प्रॉब्लम, स्टिल देयर स्पर्म काउंट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो सेक्सुअल इश्यूज डिफरेंट हैं, स्पर्म इश्यूज डिफरेंट हैं, एंड वी हैव टू डू स्पर्म काउंट्स टू सी वेदर द स्पर्म्स आर देयर और नॉट। ठीक है। और क्या कंबाइंड इश्यूज भी होते हैं कि मतलब फीमेल का भी सब कुछ सही है, मेल का भी सही है, बट जब दोनों साथ में हैं तब इशू है? उसको हम कंबाइन इशू नहीं बोलेंगे। कंबाइन इशू तो ये होता है कि भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम फीमेल में है और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मेल में है, राइट। ये दो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई फीमेल की नलियां बंद हैं तो हम हस्बैंड को भूल ही जाएं, नहीं भाई, दो अलग लोग हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। वो तो हो गए कंबाइन इश्यूज। इसके अलावा इश्यूज होते हैं अनएक्सप्लेन्ड, लाइक 15 से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जहां हम सारे टेस्ट कर लेंगे, जैसे हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल है, सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, फीमेल में अल्ट्रासाउंड में यूट्रस फैंटास्टिक, ट्यूब्स खुली हुई है, अंडे बन रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, और 15 साल 20 साल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। दैट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफेक्ट है, जिसके लिए हमारे पास टेस्ट नहीं है बताने को, राइट। तो उनको फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आजकल ना एक मेरी रील देखी जिसके अंदर क्या रखा था कि आप भी विकी डोनर बन सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, हाँ, राइट। जब से हमारा ये कानून आ गया है ना, और एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरा ये मैसेज ना बहुत लोग जो देख भी रहे हैं कि प्लीज हमें फोन करना बंद करो, बिकॉज हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स रिसेप्शन है वो तंग है, हम स्पर्म डोनेट करना चाहते हैं, हम स्पर्म डोनेट करना चाहते हैं। सो आई वांट टू टेल ऑल दोस पीपल, एज पर द लॉ एक डोनर जिंदगी में सिर्फ एक बार डोनेट कर सकता है। अच्छा। नाउ विद द लॉ AIT एक्ट 2021 जो लागू हो गया हमारे देश में, AIT बैंक के थ्रू ही हम डोनर ले सकते हैं, और वो एक डोनर सिर्फ एक दंपत्ति के लिए डोनेट करेगा। यानी कि एक डोनर का बच्चा 2 घरों में पैदा नहीं हो सकता, लाइक नॉट लाइक विकी डोनर के 57 बच्चे हो गए, विच इज अ गुड स्टेप, यू नो। ऐसा नहीं कि भाई बहन की आपस में शादी होगी लेटर ऑन,
राइट। तो अब एक डोनर एक ही बार डोनेट करेगा, राइट, उससे हमें डोनर्स की बड़ी कमी पड़ जाती है, बट इट्स ओके, दैट्स द लॉ नाउ। और उसपे पैसा बहुत मिलता है क्या? नहीं, तो फिर करोड़पति कैसे बने? पता नहीं, पिक्चर उन्होंने बना दी। शायद पहले मिलता होगा कि भाई जाके 50 बार डोनेट कराओ या 1000 बार डोनेट कराओ, पहले देयर वाज नो लिमिट ना। और इज नाउ नो लॉन्गर। इसमें ये पता लग सकता है कि किसको आपने डोनेट किया था, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है? देयर हैज टू बी अ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी। इनफैक्ट जैसे हम आईवीएफ क्लिनिक है, एआरडी क्लिनिक जिसको बोलते हैं, हम बैंक नहीं बना सकते, हमारे पास फ्रीजिंग की सारी फैसिलिटीज है, स्टिल वी कैन नॉट हैव अ डोनर बैंक। बैंक के लिए हमें एआरटी बैंक से ही स्पर्म लेने पड़ेंगे, एंड इट इज टोटली एनोनिमस। डोनर को नहीं पता कि वो स्पर्म कहाँ गया, और कपल को नहीं पता, एग्जैक्टली उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। बच्चा जब 18 साल का हो गया, तब वो कोर्ट के थ्रू आइडेंटिटी जानना चाहे तो जान सकता है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी भी ले लेगा बच्चा? नो, जब भी कोई स्पर्म डोनेट कर रहा है या कोई एग डोनेट भी कर रहा है, तो उस पर साइन लिख के होता है कि मैं, और वो पर्सन भी उस बच्चे को क्लेम नहीं कर सकता। वो पर्सन ये नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा, नो, बिकॉज दे साइन, एवरीबडी विल साइन कि भाई हम स्पर्म डोनेशन से कर रहे हैं या हम एग डोनेशन से कर रहे हैं, हमारा इस बच्चे पे कोई अधिकार नहीं होगा, राइट। ऐसे ही जो रेसिपिएंट है वो साइन करेगा कि मैं ऐसे ऐसे बच्चा पैदा कर रहा हूँ, और मेरे इस जो बच्चा पैदा होगा उस पर वही अधिकार होंगे जो मेरे अपने बच्चे के होंगे। मतलब वो भी ये नहीं कह सकते कि ये स्पर्म डोनर है, एग डोनर है, तो हम उसे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। नो, दे हैव इक्वल राइट्स एज पर देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। ठीक है। और आजकल कुछ डाइट्स भी निकली हुई है, एक ग्रीन टी बेच रहे हैं, कोई गोली बेच रहे हैं कि ये खाओ प्रेग्नेंट हो जाओ, ऐसी चीजें एक्चुअली है या फिर सब ये मिथ है? सब मिथ है एक्चुअली। हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर है कि धीरे धीरे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल उसके लिए फैक्टर है। ऑर्गेनिक फूड एंड जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो बहुत एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो लोग जैसे नॉनवेज खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ डिकेड्स देखें तो स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम हो गए। कहाँ WHO कहता था 60 मिलियन नॉर्मल है, अब वो 15 मिलियन 16 मिलियन पे आ गया स्पर्म्स, राइट। कहीं ना कहीं वो कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का असर है। तो हम लोग जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं, तो वी ऑलवेज एडवाइज है ट्राई टू ईट ऑर्गेनिक हेल्दी फूड, नॉट जंक फूड। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बाकी किसी भी तरह की फैट डाइट आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी बेयरिंग। और अगर कोई खुद से प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग करने का सोच रहा है, तो क्या एक्चुअल स्टेप्स होने चाहिए एज अ डॉक्टर जो आप रिकमेंड करोगे? सो पहली बात तो यह है कि अगर कोई कपल जैसे शादी हुई, तो एक तो ये मैं कहना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गई है। इतनी कॉमन है लगभग हर 6-7 दंपत्ति में से एक कपल इस समस्या से जूझ रहा है। अच्छा। यस, हर 6-7 में से एक। अब देखिए, इतना अराउंड इंडिया में ही देख लो आप, कितने आईवीएफ सेंटर खुलते जा रहे हैं। क्यों खुलते जा रहे हैं? क्योंकि नीड है इतने इनफर्टाइल कपल हैं। अभी और 1000 गुना भी खुल जाएंगे तो भी शायद इतने आईवीएफ सेंटर इतने पेशेंट्स के नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गई है। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आपके संबंध नॉर्मल हैं, आप साथ में रह रहे हैं, और 1 साल में भी अगर बच्चा नहीं रह रहा है, इट इज हाई टाइम यू शुड गो एंड सी द डॉक्टर। आप उसमें टाइम मत निकालो, पहली बात। दैट इज इफ यू आर यंग। बट अगर आपकी शादी ही लेट हुई है, सपोज लेडी की शादी ही 35 साल के बाद हुई है, देन इट इज बेटर आप 6 महीने पे ही मिल लो। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू सी द डॉक्टर इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव ऑन इट्स ओन। ठीक है। और कुछ खाने पीने में बिना, क्योंकि क्या बहुत सारे लोग ना डॉक्टर में जाने से डरते हैं कि पहले तो हम खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा फिर जाएंगे, अल्टीमेट डॉक्टर होता है। तो ऐसा कुछ कि जो पहले खुद से ट्राई किया जा सकता है डाइट के अंदर या सप्लीमेंट्स? सो माय सजेशन वुड बी, देखिए इनफर्टिलिटी में किस किस चीज का रोल है? ऑफ कोर्स डाइट का रोल है, लाइफस्टाइल का रोल है, हाई BMI का रोल है, हाई और लो ओबेसिटी, मतलब बहुत मोटा पर्सन होगा तो भी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बहुत पतला एकदम एनोरेक्सिक पेशेंट होगा तो भी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो एक तो आप अपना जो वेट है उसको नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश कर सकते हो, राइट। गुड एक्सरसाइज, आप हेल्दी डाइट ले सकते हो। हेल्दी मतलब ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक खाने की कोशिश कर सकते हो। ये चीजें हैं जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। स्ट्रेस का बहुत ज्यादा रोल है। स्ट्रेस की वजह से बहुत इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, राइट। तो आप स्ट्रेस के लिए कम करने के लिए क्या कर सकते हो? योगा इज वेरी गुड। योगा, प्राणायाम, ये सब तो डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ही लेना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, काम हो जाओ आप। बिकॉज ये बड़ी कॉमन सी चीज है। जितने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं हम लोग, हमें पता होता है कि अगर कोई पेशेंट बहुत टेंशन में है, वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होगा, आप कुछ भी कर दो। और जो पेशेंट बिल्कुल मस्त से होता है कि हाँ मैडम हो जाएगा, ऊपर वाला बैठा है, वो 100% प्रेग्नेंट होता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल मैटर करता है। आप स्ट्रेस कम करो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, अपने मोटापे को कम करने की कोशिश करो। एक और चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जिम के सप्लीमेंट्स आजकल बहुत ज्यादा बॉयज में बहुत ज्यादा है, मसल वसल बनाने का सीन, और उसके लिए वो बहुत स्टेरॉइड्स भी लेते हैं।
राइट? आई थिंक इट्स वेरी कॉमन इन जिम्स, बट वो जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी स्पर्म काउंट को खत्म कर देते हैं, राइट? तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बड़ी मोटी मोटी मसल्स लेके आते हैं बट विद जीरो स्पर्म्स बिकॉज दे हैव टेकन सो मच ऑफ स्टेरॉइड। तो आर्टिफिशियल चीजों पे मत जाइए, एक्सरसाइज कीजिए बट नो स्टेरॉइड्स, नॉट एट ऑल। कई लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन खा लो। ना, उससे स्पर्म जीरो हो जाएंगे। अच्छा, वो या टेस्टोस्टेरोन बॉडी बन जाएगी, मसल बन जाएंगे, मूछ कूछ आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, बट स्पर्म जीरो हो जाएंगे। मतलब ये अच्छा नहीं है। नो। और कोई एडिशनल सप्लीमेंट? Additional supplements like antioxidants are good, like zinc is good for sperms, zinc, vitamin C, vitamin E, these things are good. But अगर हम एक wholesome सी डाइट ही अगर खा रहे हैं, एक अच्छी जैसे हमारी एक इंडियन डाइट होती है जिसमें दाल है, सब्जी है, रोटी है और प्रोटीन हम थोड़ा सा और इंक्लूड कर पाए, तो आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड एंड होलसम। अगर हम बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को बहुत स्ट्रेस में भी डाल रहे हैं। तो सप्लीमेंट आप तभी ले रहे हो ना जब आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है बच्चा ना होने का। तो क्या शादी से पहले भी ये कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि लड़के का स्पर्म काउंट कितना है, लड़की का एग काउंट कितना है, या ऐसी चीजें? अरेंज मैरिज से पहले बात कर रहे हैं। अरेंज लव में तो कुछ हो ही नहीं सकता। या बट ये एक्चुअली स्पीकिंग बहुत बार हमारे पास कपल आते हैं ऐसे जो कपल नहीं मतलब पेरेंट्स आए कि जी लड़की को पीसीओडी है, इससे शादी करें कि ना करें। आई थिंक इट्स नॉट ए गुड आइडिया बिकॉज आप पहले जिस स्पर्म काउंट चेक कराओ। ठीक है, शादी इज अ नेचुरल थिंग एंड और लाइफ में क्या बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते कपल्स को, है ना? तो ये कहना कि भी जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो आप पहले लड़के के स्पर्म चेक करा लो और पहले आप लड़की के जी अंडे चेक करा लो। आते हैं बहुत बार लोग कि भी लड़की का ना इसमें एंडोमेट्रियोसिस है, मैडम इससे शादी करें ना करें। सो आई डोंट नो एज अ ट्रेंड वेदर दिस इज गुड और नॉट, आई डोंट थिंक सो। नो, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो है कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट। कैरियर स्क्रीनिंग का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक होती हैं, राइट? और जीन्स जो होती हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो डोमिनेंट होती हैं, जो किसी एक पर्सन में जीन है तो उसको वो बीमारी होगी ही होगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीन रिसेसिव है, मतलब वो डोमिनेंट नहीं है। तो मान लिया मेरे अंदर कोई एक जीन है, सपोज मेरे अंदर थैलेसीमिया की जीन है, तो मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। बट अगर ऐसे पर्सन की शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जाए जिसके अंदर भी वो जीन है, राइट? दो ऐसे लोगों की शादी हो गई जिनमें दोनों में वो जीन है, तो माँ बाप को पता भी नहीं है कि उनके अंदर वो जीन है, पर जो बच्चा पैदा होगा उसमें अगर वो दोनों जीन एबनॉर्मल वाली चली गई तो बच्चों को बहुत हॉरिबल बीमारियां हो जाती हैं, राइट? सो ये कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट अब आ गया है, बड़ा अच्छा सा, महंगा है 40-50 हज़ार का, बट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू डू। जैसे हमारे देश में थैलेसीमिया, कितने आपने अगर सरकारी अस्पताल के बाहर से गुजरे हो तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, प्रिवेंट थैलेसीमिया, प्रिवेंट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग तो हम ऐसे भी हर कपल की करते ही हैं, हर कपल को कराना चाहिए कि भी पहले ही देख लो थैलेसीमिया की जीन तो नहीं है, दो ऐसे लोगों की शादी तो नहीं होगी जिनमें दोनों में थैलेसीमिया जीन है, ताकि आप थैलेसीमिया के बच्चे को बचा सको, आप बर्थ होने से बचा सको। ऐसे ही और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बच सकती हैं अगर हमें पहले से पता है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों में ये जीन है जो कॉमन है। खास तौर से जो मैरिजेस रिश्तेदारी में होती हैं, कजन मैरिजेस, उनमें ये करना चाहिए बिकॉज वो एक फैमिली से हैं, एक फैमिली में सेम जीन के होने के चांसेस आर वेरी हाई। क्यों कंसैंग्यूनियस मैरिजेस को मना किया जाता है, क्यों कजन मैरिजेस में माना जाता है कि बीमारियां ज्यादा होती हैं? It's the same reason, because in the same family the genes are clustered. तो दो लोगों की शादी हुई, दोनों में वो जीन है, बच्चे को बीमारी चली गई। मुझे याद है अक्षय कुमार की जब शादी होनी थी, उनकी वाइफ ने दोनों फैमिली के सारे टेस्ट कराए थे। ओके, आई हैव नो आइडिया। जस्ट टू चेक, मतलब ये बहुत वायरल हुआ था अच्छा, कि जस्ट टू चेक कि सब कुछ सही है या नहीं है, बच्चे सही हो गए या फिर नहीं हो गए। आई थिंक सो। मुझे अपने बच्चों का, मैंने सोचा हुआ है अपने खानदान के हर बच्चे की शादी पे मुझे एक्चुअली करियर स्क्रीनिंग का टेस्ट ही गिफ्ट में देना है। राइट, दिस बिकॉज आई एम ट्रीटिंग लॉट्स ऑफ पेशेंट जहाँ जैसे एक मेरे कपल हैं जिनके 2 बच्चे हैं जिनको डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट? जिसमें बच्चे मतलब 15-16 साल के बाद चल नहीं पा रहे, राइट? अगर हमें पहले से पता होता कि माँ बाप में ये जीन है तो ये बचाया जा सकता था। हम IVF के थ्रू, ऐसा नहीं है कि ऐसे कपल्स की शादी ही नहीं होनी चाहिए या ऐसे कपल का बच्चा नहीं हो सकता, नहीं। उसमें क्या किया जाता है कि जैसे हमें पता चल गया DMD की जीन है या थैलेसीमिया की जीन है, तो हमने बच्चा बाहर बना लिया, एग लिया लेडी का, IVF किया, हस्बैंड के स्पर्म लिए, बेबी बाहर बना लिए, राइट? 5 दिन के बेबी बना के 10-15 वाले बच्चे इकट्ठे कर लिए, और उन बच्चों की जीन्स टेस्ट हो सकती हैं, जिसे हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, PGT फॉर मोनोजेनिक डिसीजेस। तो हमने उन बच्चों का टेस्ट लिया और बच्चों में पता कर लिया किस बच्चे में बीमारी गई है और किस बच्चे में बीमारी नहीं गई है।
तो आप वो वाला बच्चा डालोगे जिसमें बीमारी नहीं गई है, राइट। तो मतलब प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है, हमने पहले से चेक कर लिया, हाँ भाई इन बच्चों में इस पेशेंट में ये बीमारियां हैं, तो बच्चे बाहर बनाओ, बच्चा टेस्ट करो, बच्चा टेस्ट करके डालो। और एक एग से कितने बच्चे बनते हैं? एक ही बनेगा? एक एग से एक बच्चा बनेगा। ठीक है, तो जब ट्विंस होते हैं तो आप 2 बच्चे डाल रहे हो, इसका मतलब जब किसी नॉर्मल के अंदर अगर ट्विंस हुए तो फीमेल के 2 एग गए थे इसलिए हो पाया, या फिर एक एग के अंदर 2 स्पर्म गए थे इसलिए? तो यहाँ देखो, इसको 2 तरीके से सोचो। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं हम कि नॉर्मल सीता गीता पैदा हो गए, है ना, राम शाम सीता गीता, हाँ हाँ हाँ, राइट। और एक आईवीएफ के बच्चे, ठीक। तो ट्विंस 2 तरीके से हो सकता है। एक तो अंडे ही 2 थे तो बच्चे 2 बन गए, वो 2 बच्चे बिल्कुल अलग होंगे, वो एक लड़का लड़की भी हो सकते हैं, उनमें बस उतनी ही सिमिलैरिटी है जितना एक भाई बहन में होती है, ठीक है। कि वो बिल्कुल अलग जेनेटिक मटेरियल है। आईवीएफ में नॉर्मली वो वाले ट्विंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम अंडे बाहर बना रहे हैं, हम बच्चे बाहर बना रहे हैं, तो बच्चे हम डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं या 3 डाल रहे हैं, तो दोनों लग गए, तीनों लग गए, तो अलग अलग, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। और दूसरे होते हैं कि अंडा एक ही था, स्पर्म गया, बेबी एक बना, यानी डीएनए एक, पर वो बेबी 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। दोज आर आइडेंटिकल ट्विंस, वो एक अंडे से बने, जिसके ऊपर हमारा भी कोई कंट्रोल नहीं है और नेचर का भी कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो आप पिक्चर देखते हो ना, गीता सीता राम श्याम, जो बिल्कुल ट्रू क्लोन कॉपी होते हैं एक दूसरे की, वो ट्विंस होते हैं जो एक अंडे से बने, दोज आर आइडेंटिकल ट्विंस। तो आईवीएफ में भी आइडेंटिकल ट्विंस देखने को मिलते हैं और थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, राइट। हाँ, ये हमें नहीं पता कि क्यों आईवीएफ में ये तो पक्का है कि भाई जो 2 डिफरेंट टाइप के ट्विंस होते हैं वो तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप ज्यादा एम्ब्रियो डाल रहे हो। सपोज आप एक से ज्यादा एम्ब्रियो डाल रहे हो तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो भी लग सकते हैं। एम्ब्रियो माने भ्रूण, राइट, जो हमने बेबी बनाया, तो नेचुरली 2 डाल रहे हो तो 2 भी लग सकते हैं, तो वो तो बहुत कॉमन होता है, इसलिए आईवीएफ में ट्विंस ज्यादा होते हैं, राइट। और आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी को ट्विंस नहीं चाहिए तो आपको सिंगल बेबी हो ही नहीं सकता, आप सिंगल डालो, सिंगल होगा, एंड सिंगल डालना इज बेटर आज की डेट में, राइट। बट आईवीएफ में भी जो बेबी बना, वो बेबी भी 2 में डिवाइड होके आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है। फराह खान का क्या था? सो फराह खान का तो 1 लड़का 2 लड़की या कुछ ऐसे है ना, हाँ हाँ। तो वो 3, देखिए जेंडर ही अलग है ना, तो वो तो डीएनए सेम है ही नहीं ना, दैट मींस अच्छा, they are different, they are just like brother and sister, right? So they will be non identical twins, they will तो अगर अलग अलग जेंडर वाले हैं वो तो 100% ही नॉन आइडेंटिकल है ना, ठीक है, वो तो 100% ही नॉन आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, मतलब ट्विंस अगर भाई बहन है तो वो एक्चुअली आइडेंटिकल नहीं है, वो आइडेंटिकल है ही नहीं ना। आइडेंटिकल है जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन कॉपी हैं, जो बिल्कुल, अगर डीएनए ही सेम है तो उस पर्सन की एक एक चीज सेम होगी, राइट, उस पर्सन का कुछ भी फर्क होगा ही नहीं, बिकॉज़ इट्स द सेम डीएनए। ठीक है। तो जैसे फराह खान थे, उन्होंने 3 इकट्ठे क्यों किए? क्या 3, मतलब मैंने सुना है जितनी ज्यादा प्रेगनेंसी में बच्चे ज्यादा हो उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है वगैरह वगैरह, और एट दैट एज। यस। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। अराउंड द वर्ल्ड अब ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे है कि हम सिंगल एम्ब्रियो डालें, राइट, ताकि सिंगल बच्चा पैदा हो, क्योंकि सिंगल जो प्रेगनेंसी होती है वो कम कॉम्प्लिकेटेड होती है देन ट्विंस। ट्रिपलेट्स तो खैर सोचते ही नहीं आजकल, राइट, ट्रिपलेट तो यूजली 6.5-7 महीने पे पैदा हो जाते हैं उनका। अगर किसी के बाई चांस ट्रिपलेट ठहर गए, सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आया जिसके 4 फेलियर थे पहले आईवीएफ, तो पहला तो ये था भाई लगे तो सही, चलो 3 डाल दिए, और पता लगा उसी बारी में 3 लग गए, तो उनको घटाकर हमें 2 करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं फीटल रिडक्शन। हमें उनको समझाना पड़ता है कि भाई ट्रिपलेट पैदा करना आसान नहीं है, वो सिर्फ फराह खान पैदा कर सकती है, अदरवाइज बहुत बार वो 6 महीने पे हो जाएंगे तो एक भी बच्चा हाथ नहीं आता। So ideally it should be single embryo transfer, sometimes 2 may be justified, but 3 transfers or 3 triplets is not justified, no. ठीक है, और जेंडर डिटर्मिनेशन भी हो सकता है और वो लीगल है? No, it is a big no in India, right? Possible है कि नहीं? Possible है, with the help of pre-implantation genetic testing, which is PGT, right? In India it is totally illegal and should not be done. मतलब अगर आईवीएफ भी करा रहे हैं तो भी हमको ये नहीं हो सकता कि मेरे को लड़का ही चाहिए जी? इंडिया में नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, because it's a criminal offense. पर इसके पीछे का रूल क्या है? मतलब मैं कहता हूँ कि गाँव के अंदर या फिर जहाँ पर लड़कियों को मारा जाता था वगैरह वगैरह, वहां पे तो समझ में आता है, पर कई पेरेंट्स चाहते हैं कि एक लड़की हो जाए, एक लड़का हो जाए और एक फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो वहां पर ये देखो एक बहुत बड़ी मॉरल डिबेट है, एथिकल डिबेट है, जो कि आई थिंक पार्लियामेंट के लेवल पे होनी चाहिए, राइट। इसके बहुत मतलब दोनों तरीके से इस पे सोच विचार करने वाली बात है कि फैमिली बैलेंसिंग की तरफ से या इट मे बी अ गुड स्टेप ऑल्सो। अभी बहुत से लोग आते हैं हमारे पास लड़की होगी तो हम रख लेंगे, राइट। तो बट देन क्या, जो एक कानून में लिखा गया हमारे देश के, उस कानून को अक्षर से फॉलो करना होता है
इधर उधर नहीं टेस्ट कर सकते तो नहीं टेस्ट कर सकते, तो फिर जिनके बस की है वो तो बाहर भी जाके करवा लेते हैं ना। जाके करा सकते हैं, कराते हैं बहुत लोग, बट देन या आई मीन दोज आर एथिकल एंड मॉरल। क्योंकि जो आईवीएफ करा रहा है उसके पास तो पैसा है। ऐसा नहीं है। अच्छा। आईवीएफ तो मतलब बहुत से लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग भी आते हैं जो ऑटो ड्राइवर्स एंड उनके भी हम करते हैं। कितना कॉस्ट आता है इस पूरे प्रोसेस का? 1-2 लाख अच्छा। ऑन एन एवरेज। या अच्छा, मुझे लगता था बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। नहीं और मेडिक्लेम चलता है? नहीं, इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, क्योंकि बच्चा पैदा करने को मतलब ना, बच्चा जो पैदा नहीं हो पा रहा उसे बीमारी नहीं समझते। सरकार के हिसाब से तो हम सरकार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, हम तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। सरकार का पैसा तो पॉपुलेशन कम करने पे लग रहा है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, राइट। बट इंश्योरेंस शुड कवर आइडियली, आई मीन एक बच्चा तो करो। हाँ, मतलब क्योंकि ये भी एक बीमारी है, ये सोशल स्टिग्मा है बहुत बड़ा। इस बात को हमें समझना चाहिए कि भाई हमारे जैसे समाज में, हिंदुस्तान में अगर एक बच्चा नहीं है तो उस लेडी का, उस कपल का ना किसी फैमिली की वेडिंग तक अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। हर कोई आके टोचेगा, 2 साल हो गए शादी को, 1 साल हो गया ना, खुशखबरी कब सुना रहे हो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इस बाबा के पास, इस वैद्य के पास। तो मतलब सो पेशेंट इतने परेशान होते हैं कि वो किसी भी जो कहते हैं ना, किसी भी फैमिली फंक्शन में जाना बंद कर देता है। एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूंगी हमारे समाज को कि बच्चा पैदा करना एक कपल का एक बहुत पर्सनल मैटर है, हस्बैंड वाइफ का। तो उनको प्लीज अकेला छोड़ दो, उनको सलाहें मत दो, उनसे पूछो मत कि कब आप बच्चा पैदा कर रहे हो जी, कब कर रहे हो, क्योंकि यही प्रश्न उनको सबसे ज्यादा तंग करता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते, इतना साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस में होते हैं कि अभी करना है, ये ऑप्शन नहीं। खास तौर से घर में अगर कोई और बच्चा पैदा हो जाए, दौरानी का, जेठानी का, तो जीवन उनका जिसे कहते हैं नरक हो जाता है। तो प्लीज पूछना बंद कर दो। अगर नहीं हो रहा तो भैया वो अपना कुछ कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है उससे, प्लीज। नहीं तो वो परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। तो अभी कुछ थोड़ी टेक्निकल चीजें पूछता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ना कुछ पढ़ा भी है। एक तो क्या हुआ है जहाँ पर वूम के अंदर ही बच्चे की जेनेटिक्स में कुछ चेंज किया गया है और उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ, उसपे वो बीमारियां नहीं थी। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? ये बहुत फ्यूचर की तरफ हम लोग बहुत आशा से देख रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज जीन एडिटिंग और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसमें अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम जीन्स में जाके, जीन्स जो डीएनए में होता है, हम कट्स लगा सकते हैं। हमने जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ह्यूमन जीनोम जिसमें बीमारी है, हम एग्जैक्टली वहां से हमने कट लगा दिया और वो पार्ट ऑफ जीन निकाल दिया और उसकी जगह हमने एक हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करा दिया। साइंस फिक्शन जैसी चीजें लगती है, बट रियलिटी में अब आने लगी हैं। तो दैट इज जीन एडिटिंग, राइट, जिससे कि यस, बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा, जेनेटिक बीमारियों का भी, लेकिन उसके बहुत मिसयूज भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा इस पे एथिकल डिलेमास हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये बैंड है। तो गलत क्या होगा? गलत ये हो सकता है कि भाई इट इज लाइक अ ब्रांच ऑफ यूजेनिक्स, कि आप ये कह रहे हो कि ऐसा पर्सन ये नॉर्मल है, ये अच्छा है। जैसे आपने नाजीज की जो डिबेट थी ना, नाजीज जैसे हिटलर के हिसाब से आर्यंस आर गुड, द ज्यूज आर नॉट गुड, दैट वाज द डिबेट, दैट इज यूजेनिक्स। तो ऐसे अगर हम सिर्फ बीमारी ना काट के कल के नहीं, मुझे तो नीली आंखों का बच्चा चाहिए, मुझे तो हाइट लंबी चाहिए, तो हाइट वाली जीन काट दी, तो लाइक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टोटली न्यू बेबी, नॉट लिमिटेड टू ओनली द डिसीजेस। और आप कैसे रेगुलेट करोगे? जब तक डिसीज तक रेगुलेटेड है ठीक है, पर जहां से वो यूजेनिक्स में आया कि भाई ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ह्यूमन इज बेटर देन द अदर टाइप ऑफ ह्यूमन, और वो आप एडिट कर पा रहे हो, इट कैन रियली गो हॉरिबली रॉन्ग। साइंस के अंदर मेरे को भी याद आया, एक फाउंडर है, स्केल एआई कंपनी है, जिसकी वजह से एक तरह से ओपन एआई बन पाया है, या गूगल का एआई बन पाया है। एआई के पीछे एक बड़ी कंपनी है, उसको फेसबुक ने अभी रिसेंटली खरीदा है, तो वो बहुत खबरों के अंदर है। तो उनके को फाउंडर ने बोला है, मैं बच्चा तब तक पैदा नहीं करूंगा जब तक न्यूरालिंक की चिप बच्चों के लिए तैयार नहीं हो जाएगी। उनका ये कहना है कि जब मेरा बच्चा होगा, इंफेंट होगा, उसके दिमाग में न्यूरालिंक लगाएंगे और जो बच्चों के 5 साल की डेवलपमेंट होती है उसको हम एआई से कंट्रोल करेंगे ताकि बच्चा बहुत ब्रिलियंट निकले। सैम एल्टमैन की बात कर रहे हो आप? नहीं, सैम ओपन उसके, अच्छा, स्केल एआई के फाउंडर। वो ये हमें मैसेज देना चाहिए कि भाई अभी तक तो हम ये मानते थे कि जो विमेन है उनमें एज मैटर करती है, राइट, कि आप ज्यादा उम्र पे बच्चा करोगे तो बच्चे में एब्नॉर्मलिटी आने के चांसेस ज्यादा है। अब हमें ये भी पता है कि मेन की भी एज मैटर करती है। अच्छा, ये स्टडीज आ गई हैं कि अगर 40 साल के बियॉन्ड जो मेन हैं वो बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें शिजोफ्रीनिया, विच इज ए हॉरिबल साइकेट्रिक इलनेस,
एंड ऑटिज्म होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनको बोलो कि भाई समय रहते बच्चा पैदा कर लो या स्पर्म फ्रीज करा लो। और स्पर्म फ्री भी करा ली होगी क्या पता, क्योंकि उनका आइडिया ऐसा है कि अब जैसे आप बोल रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग ना, वो कह रहे हैं बच्चा तो आ ही गया, अब उसके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन चेंज होने हैं, जिस तरीके से सब कुछ अटैच होना है, उसको हम एआई की लेयर से चेंज करें। सो यू नो वो अपने बच्चे को क्या जैसे कहते हैं ना गिनी पिग बना रहे हैं। पता नहीं। आई डोंट नो उसकी एथिकलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। एथिक्स से एक बात और आती है कि आजकल जो भी प्रेगनेंसी वाला गेम है, या फिर मैं कहूँगा डॉक्टर का सारा पेशा एक बिजनेस मॉडल बन गया है। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में टारगेट्स आते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे एक डॉक्टर रो रहा था, एक बड़े हॉस्पिटल का था, और उसने बोला कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मेरे से ये नहीं पूछा जाता मीटिंग के अंदर कि आज कितने बंदे बचे, कितने लोग डिस्चार्ज हुए, पूछा जाता है अब कितने लोगों को तुमने आईसीयू में एडमिट कराया, क्या टारगेट पूरा हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये चीज कहाँ जा रही है? या नो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है और ये होनी चाहिए। सी यहाँ पे बात आ जाती है एक डॉक्टर बेस्ड प्रैक्टिस और एक बिजनेस बेस्ड प्रैक्टिस। सो अगर आपको अपना बचपन याद हो, मुझे पता नहीं आप तो यंग हो, बट हमारे बचपन में अगर हम बात करें तो हमेशा हर फैमिली के एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, राइट। एक कोई ना कोई नेबरहुड डॉक्टर थे, राइट, जो हमारे अंकल आंटी की तरह थे और हम जाते थे। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नाउ गोइंग। वाई? बिकॉज एक तरफ से कॉर्पोरेट्स, एक तरफ से गवर्नमेंट, दे काइंड ऑफ थ्रॉटलिंग द डॉक्टर्स। एक्चुअली स्पीकिंग, आप ये सोचिए एक कोई डॉक्टर, सर्जन है या कोई भी, और पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारी नर्सेज हैं, जो हमारे ओटी टेक्नीशियंस हैं, हम उनकी इंपॉर्टेंस को भी भूल जाते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, ओटी टेक्नीशियन, वो हॉस्पिटल की रनिंग को ज्यादा अच्छा समझेंगे या उनके ऊपर जो बैठे हुए एमबीएस हैं, जो फाइनेंस में एमबीएस करके आए हैं, वो ज्यादा समझेंगे। सो सैड रियलिटी ये है कि हॉस्पिटल्स हैव बिकम लाइक 5 स्टार्स। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दे आर गिविंग 5 स्टार फैसिलिटीज, विच इज वेरी गुड। जो इंडिया में बहुत लैकिंग था कि ठीक है सरकार ने नहीं बनाए 5 स्टार हॉस्पिटल, तो चलो अपोलो के जो डॉक्टर रेड्डी थे उन्होंने आके अपोलो क्रिएट कर दिया उस जमाने में, या मैक्स क्रिएट हो गए, विच इज वेरी गुड। बट उनके ऊपर जो बैठे हुए वो सब एडमिन, बिजनेस मैनेजर, वो सब बैठे हुए हैं। एक्चुअल पेशेंट ट्रीटमेंट, वो जो डॉक्टर है वो जो पढ़ाई करके है, उसका दिमाग सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करने में लग रहा है। मेरे कितने पेशेंट ठीक हुए, मेरे कितने पेशेंट पॉजिटिव आए, या फॉर IVF। दैट इज व्हाट द फोकस शुड बी, नॉट रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल लाइक 5 स्टार। सो मैं अपने पेशेंट्स को, जैसे मेरे पेशेंट्स हैं, मैं डिलीवरीज नहीं कराती, राइट। पेशेंट प्रेग्नेंट हुए और फिर मैं उनको बोलूंगी कि आप जाओ और जहाँ पे भी डिलीवरी करानी है एंड गो। सो आई ऑलवेज टेल देम कि अगर वो किसी फैंसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आई विल ऑलवेज टेल देम कि जनरल वार्ड लेना, इकोनॉमी वार्ड लेना, केयर सेम है, डॉक्टर वही है, नर्स वही है, डिलीवरी वही होनी है, ऑपरेशन वही होना है। आप प्राइवेट या उसमें आप 5 लाख रुपए या कितने भी लाख रुपए फालतू के दे आओगे जस्ट फॉर अ शोशेबाजी। तो वो चीजें हैं जो सैड रियलिटी है, जो धीरे धीरे बाकी एक चीज और देखिए मैंने कि अगर आप शहरों में Tier 1 सिटीज के अंदर डिलीवरी करवाते हो तो वो आपको सिजेरियन ज्यादा देखने को मिलेगी। Tier 2, Tier 3 सिटीज में जाते हो तो वहां पर आपको नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा देखने को मिलती है। क्या ये भी कुछ बिजनेस के पीछे का लॉजिक है? नो, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। ये जो डिबेट है नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन, ठीक है, लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा है कि पैसे के लिए सिजेरियन हो गया, राइट। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के जो चार्जेस हैं, पहली बात अधिकतर हॉस्पिटल ने सेम कर दिया है। एंड मेरे हिसाब से तो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी एंटेल्स मोर रिस्क, नॉर्मल डिलीवरी टेक्स मोर टाइम, राइट। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्बिडिटी के टर्म्स में बात करें, आज से 25 साल पहले एक सिजेरियन डिलीवरी एक वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी, किसी माँ के मरने के चांस किस में ज्यादा थे? सिजेरियन में ज्यादा थे। सिजेरियन वाज अ हाई रिस्क। तो उस जमाने में, लाइक मेरी एमडी के जमाने में, हम किसी भी हद तक जाके नॉर्मल डिलीवरीज कराते थे। मुझे याद है अपने एमडी के जमाने की, हम फॉरसेप्स लगा रहे हैं, बच्चा खींच रहे हैं और कभी कभी डीकैपिटेट कर रहे हैं, मतलब दे यूज्ड टू बी ट्रॉमेटिक डिलीवरीज आल्सो, बिकॉज सिजेरियंस वर लेस सेफ फॉर मदर देन नॉर्मल डिलीवरी, राइट। तो माँ की लाइफ वाज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। अभी भी आज की डेट में भी अगर बच्चे और माँ की लाइफ में से चूज करना हो तो किसको चूज किया जाएगा? इट इज ऑलवेज द मदर्स लाइफ विच इज प्राइमरी, कि आप माँ को बचाओ, है ना। माँ का मतलब बीबी बहुत हाई हो रहा है और बच्चा आपको 5 महीने पर टर्मिनेट करना पड़ रहा है, तो आप करोगे क्योंकि माँ की लाइफ बचानी है। तो उस जमाने में नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन से ऊपर थी। बट आज की डेट में देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के रिस्क आर सेम,
फॉर मदर, फॉर बच्चा सिजेरियन इज 10 टाइम्स सेफ। एक नॉर्मल डिलीवरी जो हो रही है 12 घंटे 18 घंटे जो लेबर चल रहा है, बच्चा कई बार पॉटी कर देता है, बच्चे के गले में कई बार आमलाल फंस जाती है, बच्चे की धड़कन कम हो गई, बच्चा फंस गया, निकला ही नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रिवर्स भी आते हैं कि जी हमारा तो समय से सिजेरियन नहीं किया डॉक्टर ने, इसलिए बच्चा जन्म पे नहीं रोया, इसलिए बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी हो गई। यू नो देयर आर ग्रजेस ऑन both sides and somehow media somehow highlights that, but normal delivery सिजेरियन से बच्चे के लिए थोड़ा सा ज्यादा अनसेफ है। तो अगर 1% भी रिस्क होगा बच्चे की जान को तो सिजेरियन चूज करेगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पेशेंट्स हो, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई सिजेरियंस आर इंक्रीजिंग अ लिटिल मोर। जरा से और वो जमाना भी बीत गया कि जब 10 बच्चे पैदा होते थे। आजकल कितने बच्चे पैदा करते हैं लोग? 1 मैक्सिमम 2, राइट? तो बच्चे को कुछ हो जाए तो ना तो पेरेंट्स बचा सकते, इट्स अ सिवियर ट्रॉमा, एंड ना ही डॉक्टर। मैंने ऐसा सुना है, ऐसा भी हो तो बेटर होता है कि भैया सेफली सिजेरियन करके बच्चा बाहर निकाल लो। मैंने ऐसा सुना है सिजेरियन अगर कराते हैं तो आप ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते। एक यही साइड इफेक्ट है कि आप सिजेरियन कर रहे हो तो 3 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते, ये एक साइड इफेक्ट है। तो यस, उस जमाने के हिसाब से साइड इफेक्ट था जब आपको बच्चे 6-7 करने होते थे। आजकल किसको करने होता है? करने हो किसी को तो, हाँ करने हो तो यस, दैट इज अ साइड इफेक्ट। और उसका भी कोई सॉल्यूशन है? नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और 3 के बाद अगर करोगे तो क्या होगा? रिस्क है पेशेंट की लाइफ को, क्योंकि यूट्रस में कट है, यूट्रस फट सकता है, रप्चर हो सकता है, राइट? इसी रिस्क की वजह से कोशिश की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी की जाए, राइट? इसी रिस्क की वजह से कि भाई चलो 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा बच्चे आप सिजेरियन में नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा सोच लेना कि जी सिजेरियन करना ही नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना पागल हो जाना कि आप बच्चे की लाइफ के साथ अपने खतरा ले लिया, दैट इज नॉट राइट। सो इन माई प्रैक्टिस मेरे जो IVF पेशेंट्स हैं, हालांकि मैं डिलीवरीज नहीं कराती, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग डिलीवरीज, बट आई ऑलवेज टेल देम, मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि भाई ये सेफ है तो आप सोचना मत, आप, और वैसे ही इतना प्रेशियस बच्चा IVF का बच्चा है, आप चुपचाप सिजेरियन से बच्चा निकलवा लेना। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना वो दिखते नहीं, वो बात नहीं होती उनकी। जितना बड़ा कट पेट पे लग रहा है उतना ही बड़ा कट नीचे वजाइना में लग रहा है, इतना बड़ा एपिजियोटमी की लेयर होती है जो बच्चे का सिर निकल रहा है 10 सेंटीमीटर का, तो कट के निकल रहा है, वो वाले टाँके तो किसी को दिख ही नहीं रहे, वो पेशेंट परेशान नहीं हो रही है, उसको भी टाँके लगे। इसके अलावा जब पूरा बेबी बाहर निकल रहा है फ्रॉम अ स्मॉल वजाइना, सारी मसल टीयर हो रही है, लैट्रिन का रास्ता टीयर होता है, यूरिन का रास्ता टीयर होता है, राइट? बहुत बार पेशेंट्स होते हैं जहाँ पूरी की पूरी बच्चेदानी बाहर आ जाती है, जिसे यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं, जो ट्रॉमेटिक डिलीवरीज के बाद या बहुत नॉर्मल डिलीवरीज के बाद आते हैं। वो साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं होता बिकॉज इट इज सच अ पर्सनल मैटर, राइट? कि पेशेंट डिलीवरी के 4 साल बाद बच्चेदानी बाहर पड़ी है, अब पड़ी रहेगी, अब क्या करेंगे उसका? या तो ऑपरेट करो, या ब्लैडर का कंट्रोल लूज हो गया, अब वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस करके चल रहे हैं, या लैट्रिन का रास्ता टीयर हो गया, लैट्रिन का जो कंट्रोल है वो नहीं रहा, आप उसको स्टिच कर रहे हो। तो मतलब एक पागलपन की हद तक जाके नॉर्मल डिलीवरी कराना इज नॉट राइट। यहाँ से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट याद आता है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में क्या था कि भाई वहाँ मिडवाइफ्स डिलीवरीज कराती है नॉर्मली, केवल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पे कंसल्टेंट आते हैं, राइट? मिडवाइफ्स आर वेल ट्रेन्ड टू डू डिलीवरीज। एक वेरी सीनियर मिडवाइफ एक्चुअली अपोलोजाइज्ड टू द होल नेशन and to the patients that I am so sorry that I forced you to do normal delivery, because with normal delivery there could be so many things which can go wrong, and I forced you even though you were telling me to do cesarean. And after that apology the UK government changed its rule and वहाँ पे उन्होंने cesarean section में एक social indication भी add कर दिया। cesarean के बहुत सारे indications हैं कि भाई बच्चा नहीं निकल रहा, धड़कन कम हो रही है, आड़ा है, उल्टा है, ये सब सिजेरियन के मेडिकल इंडिकेशन है। और उन्होंने एक सोशल इंडिकेशन ऐड किया कि अगर कोई पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे अपनी पेरिनियम को टीयर नहीं कराना, मुझे अपनी वजाइनल हेल्थ मेंटेन रखनी है, देन इट इज माय राइट टू अंडरगो सिजेरियन ऑन माय रिक्वेस्ट। सो these are something which needs lot of discussion, right? So actually straight away blaming the system कि भाई सिजेरियन ज्यादा होते हैं, हमारा तो सिजेरियन कर दिया, is wrong. It's not so black and white. There are whole layers of debate in this topic. ठीक है, तो यही पे मैं खत्म करूंगा। मेरे हिसाब से हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़िया निकली है और उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पर्सनली मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ गया। थैंक यू so much. Thank you. तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।